अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल जैसा कि मैंने आपको लाइव लेक्चर दिया था लेजिस्लेशन के प्रोसीजर के ऊपर कि प्रोसीजर क्या है पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लेजिस्लेशन का, हम देखेंगे कि फेडरल लेजिस्लेशन और प्रोविंशियल लेजिस्लेशन प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डील करती है। आपके लिए बहुत हैंडी नोट्स हैं जो आपको एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके ये प्रोसीजर। पहले नंबर पे आर्टिकल 70 से 75 तक डील करते हैं फेडरल लेजिस्लेशन से रिलेटेड। अब फेडरल लेजिस्लेचर जो है वो किस किस पे कंप्राइज है। मजलिस शूरा, नंबर 1 प्रेसिडेंट होगा, नंबर 2 नेशनल असेंबली होगी, नंबर 3 सेनेट होगा। आर्टिकल 50 है। रेलिवेंट आर्टिकल्स आप लोगों के लिए साथ लिख दिए हैं। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की तरफ आते हैं कि बिल ओरिजिनेट क्या होगा। ये ऑर्डिनरी बिल का प्रोसीजर है, मनी बिल इससे हट के होता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। कोई भी आम कानून जिसमें फाइनेंसेस और टैक्सेशन इन्वॉल्व नहीं होती उसको ऑर्डिनरी बिल कहा जाता है। और लेजिस्लेशन का ओरिजिन कैसे होता है, बिल इनिशिएट कौन करेगा, कैसे करेगा। आर्टिकल 70 सब आर्टिकल 1 में बताया गया है। अ बिल विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, किससे रिलेटेड, जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है फोर्थ शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें जो मैटर होगा। और इन कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट, यहाँ कंकरेंट यानी फेडरल और प्रोविंशियल दोनों में, लिस्ट में ओरिजिनेट इन आइदर हाउस, किसी भी हाउस में, नेशनल असेंबली में भी इनिशिएट हो सकता है और सेनेट में भी। फिर हु में इंट्रोड्यूस एनी मेंबर, कोई भी मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है, मिनिस्टर हो या प्राइवेट मेंबर हो, कोई भी कर सकता है। फिर टाइप ऑफ बिल्स, ऑल एक्सेप्ट मनी बिल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, कौन से हैं कि मनी बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के अलावा तमाम के तमाम बिल्स आ जाएंगे। इंट्रोडक्शन इन वन हाउस कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है ये आपको थोड़ा डिटेल में प्रोसीजर की गाइडलाइन लिख रहा हूँ, हैंडी नोट्स हैं, इनको बुलेट पॉइंट्स को समझें। फर्स्ट रीडिंग होगी जिसमें कि जब बिल पेश किया जाएगा फर्स्ट हाउस में, फिर ओनली टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव्स बताए जाएंगे। फिर रेफरेंस स्टैंडिंग कमेटी को किया जाएगा। बिल यूजुअली भेजे जाते हैं स्टैंडिंग कमेटी में फॉर रिपोर्ट के आप चेक करें कि इसमें कोई चीज़ ऊंच नीच अमेंडमेंट्स कुछ करेक्शंस तो नहीं होनी। फिर कमेटी रिव्यू है आर्टिकल 67 में, सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ प्रोसीजर मेड बाय ईच हाउस, जो रिव्यू की कमेटी बनी हुई है वो भी देखेगी। फिर उसके बाद कंसिडरेशन होगी एंड पासिंग बाय फर्स्ट हाउस। फिर ज़रा पॉलिश हो जाएगी जब चीज़, फिर उसको कंसिडर करने के लिए फर्स्ट हाउस में रख दिया जाएगा। सेकंड रीडिंग पढ़ी जाएगी, उसके ऊपर जनरल डिस्कशंस होंगी, जो बेसिक इश्यूज़ के ऊपर जिसकी वजह से लेजिस्लेशन की जा रही है, कानून बनाया जा रहा है, उन टॉपिक्स पे उस पे जनरल डिस्कशंस होंगी उस कानून पे। फिर थर्ड रीडिंग होगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग और इंक्लूडिंग प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स, उसके अंदर एक एक चीज़ जो लिखी गई है क्लॉज बाय क्लॉज उसकी रीडिंग की जाएगी। फाइनली फिर वोटिंग की जाएगी और फिर जो अगर कोई अमेंडमेंट रिव्यू कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से हैं वो आपको प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स भी अगर या सेकंड हाउस ने आपको भेजी हैं वापस, उसको भी स्टडी किया जाएगा, एक एक क्लॉज पढ़ के वोटिंग करके पास किया जाएगा। सिंपल मेजॉरिटी अगर उस बिल के हक में होगी तो बिल पास हो जाएगा। वंस इट इज़ पास द बिल इज़ ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस, जब भी पास हो जाएगा तो दूसरे हाउस में भेज दिया जाएगा। अगर नेशनल असेंबली में बिल ओरिजिनेट हुआ है, नेशनल असेंबली पास करके सेनेट को भेज देगी, सेनेट में ओरिजिनेट हुआ है, सेनेट पास करके नेशनल असेंबली को भेज देगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल प्रोसीजर, सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास हो। नेक्स्ट आ जाते हैं कि कंसिडरेशन बाय द सेकंड हाउस। अब सेकंड हाउस उस बिल को देखेगा कि क्या ये पास करना है मैंने या नहीं करना। तो सेकंड हाउस के पास ऑप्शंस क्या आ जाती हैं, पास द बिल विदाउट अमेंडमेंट्स,
चाहे तो पहले नंबर पे है कि बगैर अमेंडमेंट के एज इट इज़ ओके कर दे बिल को, पास विद अमेंडमेंट्स कि अगर उसे लगता है कि इसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है, बिल पास तो कर दे लेकिन अमेंडमेंट्स करके। इस सूरत में बिल रिटर्न हो जाएगा फर्स्ट हाउस की तरफ कि ये अमेंडमेंट्स हुई हैं, आप इसको चेक कर लें, और फिर उसी तरह से फर्स्ट हाउस देखेगा, अगर अमेंडमेंट ओके कर देगा तो फिर आगे भेज दिया जाएगा प्रेसिडेंट को। अगर नहीं है तो फिर क्या आता है, या रिजेक्ट द बिल, अगर सेकेंड हाउस बिल रिजेक्ट कर दे या 90 डेज पर उस पर कोई एक्शन ना ले, फिर इट दैट एक्शन ऑफ सेकेंड हाउस ट्रिगर्स जॉइंट सिटिंग। अब इन दोनों सूरतों में जॉइंट सिटिंग कॉल हो सकती है किसकी, नेशनल असेंबली की। अब नेशनल असेंबली के साथ आपको पास सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों की जॉइंट सिटिंग कॉल हो जाएगी। अब ये करें, देखते हैं कि जॉइंट सिटिंग जो है आर्टिकल 70 सब आर्टिकल 3 में करते हैं। इफ़ अ बिल ट्रांसमिटेड टू हाउस अंडर क्लास 2 is rejected or is not passed within 90 days, the bill shall be considered in a joint sitting summoned by the president under article 54(2). जॉइंट सिटिंग पता लग गया, पावर किसकी है बुलाने की, प्रेसिडेंट की, आर्टिकल 54 सब आर्टिकल 2 में। फिर बिल सिंपल मेजॉरिटी से, अगर फिर बिल मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो फिर बिल आएगा प्रेजेंटेशन टू द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 75 के 75 आर्टिकल कहता है कि जब इस तरह से करके बिल चला जाता है, पास हो जाता है जॉइंट सिटिंग्स में, या पहले भी फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस पास कर देता है, तो आउटकम उसकी क्या है कि बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट को भेजा जाता है ताकि प्रेसिडेंट की मर्जी ले ले। प्रेसिडेंट अगर राजी है तो बिल बिकम्स लॉ। रिटर्न्स द बिल, अब प्रेसिडेंट के पास दूसरी ऑप्शन क्या है कि एक दफ़ा प्रेसिडेंट कहता है कि यार आप प्लीज़ दोबारा से देख लें, रिकन्सिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट बिल को वापस भेज सकता है। अगर दोबारा बिल, वही वाला बिल रिकन्सिडर करने के बाद फिर पास हो जाए दोनों हाउसेस से, तो प्रेसिडेंट के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो मानेगा उस बिल को और उसमें कोई रुकावट नहीं डालेगा, वो पाबंद होगा कि इस पे साइन करके अपनी रजामंदी जाहिर कर दे। ये 75 आर्टिकल सब आर्टिकल। नेक्स्ट हम देखेंगे मनी बिल्स, आर्टिकल 73, इसका भी प्रोसीजर पूछा जा सकता है आप लोगों से। आर्टिकल 73 और 77 डेफिनेशन क्या है मनी बिल की, आर्टिकल 73 टू सब आर्टिकल 2 जिसे बोलेंगे सब क्लास। अब ये है इंक्लूड मैटर्स लाइक, कौन कौन से मैटर्स शामिल होंगे, इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस, कोई टैक्स लगाना है अवाम पे, बारोइंग मनी, किसी से लोन लेना है, कर्जा लेना है पाकिस्तान ने, एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, ये स्टेट बैंक के पास रिजर्व फेडरल कंसोलिडेटेड फंड होता है, उसको एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होने, तो ये मनी बिल फाइनेंसेस से रिलेटेड होता है। मूव करते हैं प्रोसीजर के ऊपर। मनी बिल के अंदर प्रोसीजर क्या होगा, एक बात याद रखनी है कि जैसे ऑर्डिनरी बिल में कुछ कोई भी हाउस इनिशिएट कर सकता है, लेकिन मनी बिल सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली इनिशिएट करेगी और एक फेडरल मिनिस्टर ही इनिशिएट करवा सकता है अंडर आर्टिकल 73 सब आर्टिकल 1। सेनेट का रोल बहुत लिमिटेड है मनी बिल में। ओरिजिनेट कहाँ होगा, नेशनल असेंबली में। सेनेट का सिर्फ इतना रोल है कि रिकमेंडेशंस दे सकता है किसी पॉइंट्स पे, चंद पॉइंट्स पे। अमेंडमेंट्स नहीं कर सकता जैसे कि ऑर्डिनरी बिल में कर सकता था, रिजेक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ रिकमेंडेशन देगा 14 दिन के अंदर अंदर। नेशनल असेंबली में एक्सेप्ट और रिजेक्ट रिकमेंडेशंस, अब नेशनल असेंबली की मर्जी है कि वो उन रिकमेंडेशंस को माने या ना माने। फिर बिल मान लेगा तो ठीक है, उसको उस तरह से जैसे रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक चेंज करके भेज दिया जाएगा। अगर नहीं भी मानता तो फिर सेंड टू प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 75 सब आर्टिकल 1, और प्रेसिडेंट साहब के पास ऑप्शन नहीं है कि वो रिजेक्ट करें या उसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेजें। वो 10 दिन के अंदर अंदर मनी बिल को साइन करके ओके करेंगे। फिर
कोई लिमिटेशंस इसमें क्या आ जाती हैं। आर्टिकल 77 कहता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड फॉर द पर्पस ऑफ फेडरेशन एक्सेप्ट बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ एन एक्ट ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट, के जो कोई भी टैक्सेशन लगनी है वो कानून के मुताबिक लगाई जा सकेगी। कोई टैक्स लेवी नहीं किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ फेडरेशन। सिर्फ कौन लगा सकता है, एक्सेप्ट बाय और अंडर अथॉरिटी ऑफ एक्ट ऑफ मजलिस शूरा। अगर मजलिस शूरा पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया हुआ है तो उसके मुताबिक तो लग सकता है टैक्स वगैरह, अदरवाइज नहीं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या है। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अमेंड करना होगा तो किस तरह से हो सकती है। नंबर 1, इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस। अमेंडमेंट वाला बिल किसी भी हाउस में जनरेट हो सकता है, ओरिजिनेट हो सकता है। फिर इट मस्ट बी पास्ड बाय 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। इस बिल को मिनिमम 2/3 क्या है, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए पास होने के लिए। फिर इसमें प्रेसिडेंट की असेंट की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट फॉर पब्लिकेशन। प्रेसिडेंट साहब से इजाज़तनामा नहीं लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ने पब्लिक करने के लिए, उसे पब्लिकेशन होता है कि आप बता दें ये चीज़ कि ये कानून बन चुकी है, तो पब्लिक करने के लिए जो सिग्नेचर्स चाहिए कि अमेंडमेंट हो चुकी है अब इसे पब्लिश कर दें, तो वो काम होगा प्रेसिडेंट साहब का, बस इतना ही। इफ़ इट अफेक्ट्स द प्रोविंशियल बाउंड्रीज। अब अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इस तरह की है कि जिसमें कि सूबा की हदूद का कमी बेशी हो रही है या रिवाइज की जा रही है, कम या डिवाइड किए जा रहे हैं, सूबे 1 से 2 बनाए जा रहे हैं, तो अगर इस तरह का कोई अमेंडमेंट आ रही कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय 2/3 ऑफ दैट प्रोविंशियल असेंबली, कि जिस प्रोविंस की हदूद की छेड़छाड़ हो रही हैं। आ जाएगा प्रोविंशियल लेजिस्लेशन का आर्टिकल बने आपको लिख दिए 116 से 118 और 141 से 142। इसमें क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है। आर्टिकल 106 कहता है ईच प्रोविंस हैज़ इट्स ओन असेंबली। हर सूबे की अपनी असेंबली होगी। MNAs तो होते हैं नेशनल असेंबली के, MPAs होते हैं प्रोविंशियल असेंबली के। तो प्रोविंशियल असेंबली हर सूबे की होगी। आर्टिकल 142 सब आर्टिकल 3, प्रोविंशियल असेंबलीज कैन लेजिस्लेट ऑन मैटर्स नॉट इन्यूमरेटेड इन फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। अब जो रेजिड्यूरी मैटर्स हैं जो कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में नहीं लिखे हुए, उन पे प्रोविंशियल असेंबली लेजिस्लेट कर सकती। फिर हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है प्रोविंशियल साइड पे लेजिस्लेशन का। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द हाउस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ प्रोविंशियल मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर। ऑर्डिनरी बिल की बात करें अगर प्रोविंशियल साइड पे होगा तो या प्रोविंशियल असेंबली होगी या प्राइवेट मेंबर, प्रोविंशियल मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस करा सकता है। प्रोसीजर बाकी का सिमिलर है जो नेशनल असेंबली के अंदर है। रीडिंग्स होंगी, कमेटीज होगी और वोटिंग होगी। सिंपल मेजॉरिटी वाली बात याद रखिए। फिर पासेज बाय द असेंबली ये है कि सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तब उसके बाद जैसे ही पास ऑन होगा तो गवर्नर को भेज देंगे। यहाँ 2 हाउसों वाला कॉन्सेप्ट नहीं है प्रोविंशियल असेंबली में। पार्लियामेंट में तो है नेशनल असेंबली और सेनेट, यहाँ एक ही हाउस है जिसे प्रोविंशियल असेंबली कहेंगे। पास हो गया तो गवर्नर को चला जाएगा अंडर आर्टिकल 116 सब आर्टिकल 1 में। गवर्नर की असेंट उसी तरह जैसे प्रेसिडेंट साहब के पास 116 सब आर्टिकल 2, गवर्नर में असेंट बिल एंड देन इट बिकम्स लॉ। फिर रिटर्न द बिल वंस, एक दफ़ा भेज सकता है फॉर रिकंसिडरेशन के लिए। इफ पास्ड अगेन बाय द असेंबली गवर्नर मस्ट असेंट आर्टिकल 16 सब आर्टिकल 3। अगर रिकंसिडर करने के बाद दोबारा पास हो जाए तो प्रेसिडेंट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं सवाए मर्जी देने के, अपनी रजामंदी के। तो गवर्नर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं प्रोविंशियल असेंबली के जब बिल पास होता है प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में। नेक्स्ट, मनी बिल प्रोविंसेस में कैसे होंगे। आर्टिकल 118 कहता है कि सिमिलर स्ट्रक्चर है जैसा फेडरल स्ट्रक्चर था।
फिर मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंशियल असेंबली ओनली बाय फाइनेंस मैनेजर, प्रोविंशियल असेंबली में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस मैनेजर करेगा इंट्रोड्यूस। फिर गवर्नर रोल मिरर्स द प्रेसिडेंट, मतलब ये कि मनी बिल में प्रेसिडेंट रिकंसिडर करने के लिए भी नहीं भेज सकता था, पास करना ही करना है, मर्जी देनी ही देनी है, ओके करना ही करना है। तो इसी तरह गवर्नर का भी फाइनेंशियल या मनी बिल्स में इतना ही किरदार है कि ओके करना ही करना है। आ जाते हैं हम केस लॉ स्पोर्टिंग देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने केसेस के आंसर बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ रेलेवेंट केस लॉ ज़रूर लिख दिया करना है अपने क्वेश्चन के साथ। जो हिस्बा बिल केस है रेफरेंस आगे, फिर उसकी ये दो केस लॉज हैं, इनका रेफरेंस लिख दीजिएगा। प्रोविंशियल बिल दो पास्ट वाज हेल्ड अल्ट्रा वायरेज द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। अगर कोई बिल कोई कानून फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा तो वो अल्ट्रा वायरेज होगा। गवर्नर में रेफर बिल टू प्रेसिडेंट फॉर ओपिनियन अंडर आर्टिकल 143। अब फेडरेशन वर्सेस एतजाज हसन का केस था कि पीएलडी 1989 सुप्रीम कोर्ट 61, उसके अंदर रीअफर्म किया गया था पार्लियामेंट सुप्रीमेसी इन लॉ मेकिंग के भाई लॉ मेकिंग का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का है। द रोल ऑफ कोर्ट्स इज लिमिटेड टू रिव्यूइंग कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी नॉट लेजिस्लेटिव इंटेंट। अब ये कोर्ट्स का रोल सिर्फ और सिर्फ देखना है कि जो कानून बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के और फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक है कि नहीं, इससे ज़्यादा इंटरप्रिटेशन का ही काम है। और लेजिस्लेशन करना कोर्ट के इख्तियार में नहीं है, वो सिर्फ लेजिस्लेटिव इंटेंट चेक कर सकती है कि पीछे इसके क्या कोड बना लॉ बनाने के पीछे रीजंस क्या थे। हम आ जाते हैं टेबल के ऊपर। ये टेबल बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये टेबल याद रख लीजिएगा एक्स, जिसमें कि आपका कंपैरिजन है एस्पेक्ट फेडरल और प्रोविंशियल क्या है। हाउसेस दो हैं वहाँ पे, फेडरल में नेशनल असेंबली और सेनेट, और प्रोविंशियल में एक ही हाउस है। फिर एस्पेक्ट मनी बिल ओरिजिन कहाँ से होगा, फेडरल में, नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में। एस्पेक्ट हेड ऑफ स्टेट का रोल अदा करेगा, फेडरल में प्रेसिडेंट और प्रोविंस में गवर्नर। फिर जॉइंट सिटिंग एस्पेक्ट के अंदर आती है, फेडरल में पॉसिबल है, नॉट एप्लीकेबल प्रोविंशियल में क्योंकि हाउस ही एक है। फिर एस्पेक्ट लेजिस्लेटिव लिस्ट, फेडरल में फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है और प्रोविंस में रेजिडुअल मैटर्स पे। नेक्स्ट, कल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल है लेजिस्लेशन में। वो जो की रोल है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि पॉलिसी फॉर्मेशन और रिसर्च ब्यूरोक्रेसी ने करके देनी होती है, क्योंकि मिनिस्टर्स इतने मतलब वो क्या कह ले उसको लीगल इंटेलेक्ट नहीं है। पॉलिसी मेकिंग में जो डाटा जो रिसर्च ब्यूरोक्रेट्स करते हैं फिर वो उसके ऊपर बैठ के उसकी एक शेप बना के पेश करते हैं। सिविल सर्वेंट्स का कंडक्ट क्या है, रिसर्च करना, कलेक्ट डाटा करना एंड ड्राफ्ट पॉलिसी प्रपोजल्स दैट मे बी अडॉप्टेड एज अ बेसिस ऑफ लेजिस्लेशन। दे ऑफन प्रिपेयर कॉन्सेप्ट नोट्स और पॉलिसी पेपर्स ऑन इश्यूज दैट रिक्वायर लेजिस्लेटिव एक्शंस। इससे ज़्यादा कोई किरदार नहीं है ब्यूरोक्रेट्स के। कंक्लूजन पे कि पाकिस्तान में लेजिस्लेशन का प्रोसीजर आप समझ चुके हैं, फेडरल पार्लियामेंट के अंदर क्या प्रोसीजर है, मिंट मनी बिल कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं, तो आपने अच्छा प्यारा सा इंट्रोडक्शन भी उसमें लिख देना है। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब व कामरान करे। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।